Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 2nd of June 2026. तो गाइज आज है तारीख 2 जून 2026 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा ये प्रीलिम्स बूस्टर की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी आज से कुछ समय पहले। 22 मई के बाद यहाँ पर ये सेशन अपलोड नहीं हो पाया था कुछ इश्यूज़ वगैरह की वजह से। ना वापस से हम इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रोज़ाना डिस्कस करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। और रोज़ाना सुबह 5:30 बजे आपको ये प्रीलिम्स बूस्टर का सेशन का PDF ये सब कुछ वीडियो PDF जो सब कुछ है सब कुछ मिल जाता है। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है दीपक यादव एजुकेशन UPSC, वहाँ पे PDF मिल जाएगा, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये भी बताना था, लास्ट जो भी UPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है 2026 का, पता होगा कितना डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट किया, काफ़ी सारा लॉजिकल सा क्वेश्चन भी था जिसको एब्सर्ड बोला जाता है, जो बिल्कुल सही भी है ना। और लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को हिट किया, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अपने प्रीलिम्स बूस्टर से भी हैं, वो सब मैंने बता रखा है आपको। एक बार चेक कर लेना, वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। प्रीलिम्स 2026 एनालिसिस बाय दीपक यादव, आपको सब कुछ वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मेक श्योर करें जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली बेसिस पे इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रोज़ाना सुबह 5:30 बजे रेडी रहना। वापस से हम अपने इस सीरीज़ के साथ में आ चुके हैं। फर्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं पाइराइट के बारे में। पाइराइट काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसको कई बार फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। अब ये क्यों न्यूज़ में है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, कुछ बेसिक से फैक्ट हैं। चलिए फटाफट बात करते हैं। और पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आखिरकार कवर क्यों किया जा रहा है, न्यूज़ में क्यों कवर किया जा रहा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं पाइराइट के बारे में। तो दोस्तों याद रखना, ऑल इंडिया रेडियो में कवर हुआ है, PIB, ये सारे इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुके हैं अब आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे हुआ कि एक्चुअली में जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक रेयर सा पाइराइट मिनरल को डिस्कवर किया है। ये इतना ज़्यादा रेयर है कि सनफ्लावर शेप में है, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ये जो पाइराइट है ये डिस्कवर किया गया है। ध्यान रखिएगा, पाइराइट हमेशा येलो कलर का होता है। ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, गुजरात के अंदर में जो लिग्नाइट कोल रिजर्व है वहाँ पे इसकी पूरी कंप्लीट डिस्कवरी होती है। ये डिस्कवरी अपने आप में एक नया इंटरेस्ट जगाती है साइंटिस्ट्स का कि हम लोग यहाँ पर इसके बारे में और जानकारी निकालें कि भाई ये जो सनफ्लावर शेप के अंदर में पाइराइट है इसके और कौन कौन से यूजेस हो सकते हैं, है ना। और स्पेशली यहाँ पर ये कोल रिजर्व उसमें मिला है ना, कोयले के भंडार में मिला है, तो कोल वाली सिचुएशन को कितना हैंडल कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर में भविष्य में रिसर्च की जाएगी। और आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पर क्या मिला है, सनफ्लावर शेप में मिला है, नहीं, बस इतना पता है। अब UPSC क्या करेगा, पाइराइट जो मिनरल है इसके साथ में बेसिक स्टैटिक पोर्शन पूछ लेगा आपसे, क्योंकि न्यूज़ में बना हुआ है। यही हो रहा है इस बार, आपने देखा मल्टीपल क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा चुके हैं। तो पाइराइट के बारे में ये रहा बेसिक डिटेल। ध्यान रखिएगा, नेचुरली मिलने वाला ये मिनरल है, खनिज पदार्थ है। अब ये नेचुरली जो मिनरल मिलता है ये किस प्रकार का मिनरल है, ये आयरन डीसल्फाइड मिनरल है। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ये आयरन डीसल्फाइड मिनरल है। इसका केमिकल फॉर्मूला है FeSe2, ठीक है, आयरन डीसल्फाइड मिनरल। अब ये मोस्ट कॉमन सल्फाइड मिनरल माना जाता है जो आज हमारे पृथ्वी पर प्रेजेंट है। इसकी पहचान कैसे की जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्राइट येलो कलर का नज़र आता है, मेटल सा यहाँ पर ये दिखाई देता है, मेटेलिक चमक इसके ऊपर में नज़र आती है ना। तो इसलिए कई बार इसको गोल्ड से कंफ्यूज कर लिया जाता है और कॉमनली कई बार इसको हम फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। फूल्स गोल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो इसका अपीयरेंस है ये दिखने में लगभग रियल गोल्ड की तरह लगता है, बट ये रियल गोल्ड है नहीं, है ना, रियल गोल्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा ये पाइराइट है। और ये जो पाइराइट वर्ड है ये आया है एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम होता है फायर। क्योंकि अब ये फायर क्यों बोला जा रहा है, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो पाइराइट होता है इसको जब आप मेटल के साथ में टकराव करोगे, मेटल के साथ में रगड़ोगे, तो इसमें से बहुत सारा जो स्पार्क्स है, चिंगारियां हैं, वो भी प्रोड्यूस होती हुई नज़र आती हैं। इसलिए ये जो वर्ड है पाइराइट वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। हो गई बात पाइराइट के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। अब आते हैं कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। कुछ ऐसे सबूत हैं, कुछ ऐसे डेटा हैं जो ये दिखाते हैं कि पाइराइट एक समय पर प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के थ्रू भी यूज़ किया जाता था फायर जनरेशन के लिए। आग जलाने के लिए यहाँ पर जो हमारे आदि मानव रहे हैं, ठीक है, उनके थ्रू भी यहाँ पर ये यूज़ किया गया है पाइराइट। तो ये पाइराइट के बारे में बेसिक डिटेल्स हैं, प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस की एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये पाइराइट के बारे में आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या है, कैसा मिनरल है पूछ लेगा तो आयरन डीसल्फाइड मिनरल है, याद रखना। दिखने में कैसा है, ब्रास येलो कलर या मेटेलिक चमक भी इसके ऊपर में नज़र आती है।
ये फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे है? तो ये जो पाइराइट है ये ऑलमोस्ट हर प्रकार की जो चट्टान होती है, क्योंकि रॉक की टाइप्स होती हैं, चट्टान के प्रकार होते हैं, तो ये हर प्रकार की रॉक में बन सकता है या वहाँ पर मिल सकता है। याद रखना, इग्नियस रॉक में ये मिल सकता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिल सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक में मिल सकता है, हाइड्रोथर्मल मिनरल डिपॉजिट्स हो गए, कोल बेड्स पे मिल सकता है, जैसे अभी ये डिस्कवरी हुई है गुजरात के अंदर में लिग्नाइट कोल रिजर्व में, फॉसिल रिप्लेसमेंट डिपॉजिट्स पर मिल सकता है। तो ये हर एक प्रकार की चट्टान पे मिल सकता है, याद रखिएगा। पाइराइट बनता कैसे है, इसका मेनली फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ये पाइराइट बनता कैसे है एग्जैक्टली। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी कंडीशन को मान के चलते हैं जो ऑक्सीजन पुअर कंडीशन है, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है, इसको एनारोबिक सिचुएशन बोला जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे एरियाज़, और वहाँ पर बहुत सारा आयरन है और सल्फ़र है, बहुत सारा आयरन है और सल्फ़र है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे करके क्या होता है, ये ऑर्गेनिक रिच सेटिंग्स जो हैं, बेसिकली इसमें हमने देखा आयरन और सल्फ़र, ये आयरन सल्फ़र के साथ में कंबाइन होता है पुअर ऑक्सीजन वाली कंडीशन में, और ये दोनों कंबाइन करके एक कंडीशन बना देते हैं जिससे बनता है पाइराइट। तो एग्ज़ाम में पूछ लेगा कैसे फॉर्मेशन होता है, तो आयरन जब सल्फ़र के साथ कंबाइन होगा अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशन, तो उससे यहाँ पर बनता है पाइराइट। आज पाइराइट को प्रोड्यूस करने वाले बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, लेकिन इतिहास में देखेंगे तो स्पेन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हुआ करता था। लेकिन अब की सिचुएशन अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो अब इटली है, चाइना है, रशिया है, पेरू है, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो बहुत सारा पाइराइट प्रोड्यूस करती हैं आज इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंडस्ट्रियल यूजेस, क्योंकि जितने मिनरल्स हैं ना, इन मिनरल्स के मैक्सिमम वो यूजेस पूछता है कि भाई बताओ ये मिनरल यूज़ में था, अब इसके यूजेस क्या क्या हैं। अब क्योंकि पाइराइट के अंदर में आयरन और सल्फर है, क्योंकि ये कंबाइन होकर पाइराइट बनाते हैं, तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर इसका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है। इस पाइराइट का हम इस्तेमाल करते हैं आज सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने में, और उस सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है फिर केमिकल इंडस्ट्री में। इवन ये जो पाइराइट है दोस्तों, ठीक है, इस पाइराइट का आज यूज़ होता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में, इंक के प्रोडक्शन में, लॉन कंडीशनर्स, उसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट, फ्लोकोशन प्रोसेस, मॉस किलर्स, ये कुछ इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे पाइराइट का यूज़ होता है। मेडिकल यूज़ भी होता है। मेडिकल यूज़ कैसे है, तो इसमें आयरन सल्फेट है। आयरन सल्फेट अगर हमें पाइराइट से मिल जाए तो इस आयरन सल्फेट का यूज़ करके हम लोगों में आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके माध्यम से आज भारत में हर दूसरी महिला कह सकते हैं इसका शिकार है। ब्लड की कमी रहती है, आयरन की कमी रहती है, तो उस आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए भी मेडिकल यूज़ में इस पाइराइट का यूज़ होता है। ठीक है, कुछ पाइराइट के जो डिपॉजिट हैं उसमें कुछ मात्रा में, एक छोटे मात्रा में गोल्ड भी मिलता है। और ये जो पाइराइट ओर्स हैं दोस्तों, आपको याद रखना है एग्जैक्टली गोल्ड नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी में गोल्ड मिल जाएगा, बट ये प्योर गोल्ड नहीं है। गोल्ड अलग है और पाइराइट इज़ डिफरेंट, और दिखने में एक जैसा लगता है, थोड़ा सिमिलर सी सिचुएशन है, अपीयरेंस सेम है, इसलिए हम इसको फूल्स गोल्ड का नाम दे देते हैं। अब देखिए, जो भी चीज़ हम लोगों ने पाइराइट के बारे में पढ़ी है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एग्जामिनेशन पूछा जाए कि मामला क्या है, हमने समझा। ठीक है, इसका अकरेंस कैसे होता है, एग्जैक्टली फॉर्म कैसे होता है, आज यहाँ पर मेन कॉन्ट्रीब्यूटर कौन कौन से हैं दुनिया में जो पाइराइट्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसके ये रहे छोटे छोटे की फैक्ट्स। इसको कभी भी भविष्य में रिवाइज़ करना हो तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स बना कर दिए गए हैं बहुत ईजिली रिवाइज़ करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने ये प्रेजेंट है, लेकिन इस पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। आप लोग को एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को, और 2000 लाइक्स का टारगेट होता है जो बेसिकली आप लोग अचीव करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं झरिया गोल्डफील्ड के बारे में। झरिया गोल्डफील्ड अलग अलग तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। हाल ही में न्यूज़ में था, द हिंदू न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ और उसके बाद पीआईबी में भी पब्लिश हुआ ये। और पीआईबी अब आपके लिए इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुका है करंट अफेयर्स का, ये आपको पता होगा। यूपीएससी ने अपने सोर्सेज को डिफाइन करा हुआ है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हाल ही में एक स्टडी पब्लिश होती है, और उस स्टडी का डेटा क्या कहता है। ये जो स्टडी है उसने रिवील किया है कि अंडरग्राउंड कोल फायर्स हमको देखने को मिल रही हैं झारिया कोलफील्ड के अंदर में। यानी ये कोलफील्ड, झारिया कोलफील्ड, जो बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट है, लोकेशन याद रखिए, झारखंड के अंदर में धनबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि इस कोलफील्ड के नीचे, ठीक है, इसके ज़मीन के नीचे बहुत लंबे समय से आग लग रही है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। यानी यहाँ का नीचे का जो कोयला मिलता है ना, इसके नीचे कोयला, वो कोयला जल रहा है और आज से नहीं काफ़ी सालों से जल रहा है, जिसकी वजह से टन्स ऑफ कोयला जल के वेस्ट हो चुका है। समझ रहे हैं? और प्रॉब्लम ये नहीं कि कोल वेस्ट हो रहा है, कोल वेस्ट होने के साथ साथ बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है क्योंकि कोयला जलता है तो इससे क्या होता है दोस्तों, बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है। ये है एग्जैक्टली एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो कार्बन एमिशन हो रहा है, एनवायरमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता है। तो ये न्यूज़ में बना हुआ था हाल ही में झारिया कोलफील्ड। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले लोकेशन याद रखिएगा, झारखंड के अंदर धनबाद डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। बराबर में नदी बहती है दामोदर रिवर वैली, ठीक है। तो ये घाटी है दामोदर रिवर घाटी, एग्जैक्टली यहीं पर ये सिचुएटेड है। इसका इंपॉर्टेंस अगर आप लोग समझोगे तो झारिया कोलफील्ड का सबसे बड़ा योगदान देश में क्या है, यहाँ पे हाई क्वालिटी का कोकिंग कोल मिलता है। देखिए नॉर्मल कोयला बहुत अलग होता है। ऐसा कोयला जिससे बिजली बनाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थर्मल कोल, जिसका थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। ये कोकिंग कोल है, ये डिफरेंट है। इस कोकिंग कोल का मेनली यूज़ होता है स्टील बनाने में, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो ये जो झारिया कोलफील्ड है ये बहुत ही फेमस है अपने हाई क्वालिटी कोकिंग कोल के लिए। आज भारत का सबसे बड़ा भंडार जो कोयले का भंडार है वो इसी झारिया कोलफील्ड में प्रेजेंट है। जो भंडार बताया गया है वो 19.4 बिलियन टन्स के आसपास है। अब इसका एक इतिहास देखोगे तो जो कोल माइनिंग यहाँ पर हो रही है वो 1894 से हो रही है। आज के समय पर लगभग 20 से ज़्यादा अंडरग्राउंड माइंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, बड़े बड़े ओपन कास्ट कोल माइंस प्रेजेंट हैं, है ना। और इसमें जो अंडरग्राउंड फायर लगी है, यानी कि इस कोलफील्ड में जो नीचे आग लगती हुई नजर आई है ज़मीन के नीचे में, वो सबसे पहली बार 1916 में रिपोर्ट करा गया था। और ये फायर आज लगातार कंटिन्यू हो फैलती चली जा रही है, बहुत लंबे समय से उसी जगह में लगती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स मिल रहा है, कोयला भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, वो जल रहा है। प्रॉब्लम यह है कि कोयले का भी वेस्टेज हो रहा है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उस अंडरग्राउंड आग लगने की वजह से, अंडरग्राउंड फायर की वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं वहाँ की ज़मीन के ऊपर में, वहाँ के प्रॉपर्टी के ऊपर में। वहाँ की ज़मीन क्योंकि नीचे खोखली होती चली जा रही है बर्निंग की वजह से, तो वो ज़मीन धंसती चली जा रही है, जिसको बोलते हैं ग्राउंड सबसिडेंस, है ना। लोकल पॉपुलेशन को वहाँ से हटना पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ता चले जा रहा है, वहाँ का जो कोल के रिसोर्सेज है वो कम होते चले जा रहे हैं क्योंकि वो कोल के रिसोर्सेज बेफिजूल में बर्न होकर ख़त्म हो रहे हैं। माइनर्स की कई बार मृत्यु हो जाती है जो यहाँ पे खनन कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये मेजर इम्पैक्ट पड़ रहे हैं दोस्तों इस अंडरग्राउंड फायर के जो झारिया कोलफील्ड में नज़र आती है, ठीक है। यहाँ पे मेनली कौन सा कोल मिलता है? कोकिंग कोल, जिसको हम मेटलर्जिकल कोल भी कहते हैं, है ना। और एक होता है नॉन कोकिंग कोल जो थर्मल कोल होता है, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग पावर प्लांट्स के अंदर में बिजली को बनाने के लिए। अब इसी पे आते हैं जो अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो पहले डेफिनेशन बात कर लेते हैं कोकिंग कोल के बारे में। मेटलर्जिकल कोल कहा जाता है, ये हमारे आज धरती के नीचे अर्थ क्रस्ट के अंदर में मिल जाता है, ठीक है। और जैसा अभी यहाँ पर ये झारिया कोल फील्ड में मिलता है, ये स्पेशल टाइप का कोल है। और इसका याद रखिएगा कि जो कोकिंग कोल का मेन इस्तेमाल है, अगर पूछ ले क्या कोकिंग कोल का मेन इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में होता है, आप कहोगे नहीं। कोकिंग कोल का जो मेन यूज़ है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। थर्मल कोल से अगर हम कोकिंग कोल को कंपेयर करते हैं तो कोकिंग कोल में एक खास बात है, कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें राख कम निकलती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, नमी कम होती है, तो एक अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। इसको जनरली कई बार बिटुमिनस कोल वाली सेक्शन में रखा जाता है, जो बेसिक तौर पे बहुत बढ़िया कोक बना के दे सकता है। कोक मतलब कोका कोला की बात नहीं हो रही है, ये जो कोकिंग कोल है, इस कोकिंग कोल से हमको क्या मिलता है मेरे दोस्त? हमको मिलता है कोक, COKE। और कोक क्या है? एक सॉलिड सब्सटेंस। और ये कोक का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों कहाँ पर? हमारी स्टील इंडस्ट्री के अंदर में। तो कोकिंग कोल का मेन यूज़ हो गया स्टील इंडस्ट्री, थर्मल कोल का मेन यूज़ हो गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कार्बन कंटेंट बात करोगे कोकिंग कोल में ज़्यादा होता है, थर्मल कोल में कम होता है। राख कोकिंग कोल में कम होती है, थर्मल कोल में ज़्यादा होती है। मॉइस्चर यहाँ पे कम होता है कोकिंग कोल में, थर्मल कोल में ज़्यादा होता है। कोक का जो प्रोडक्शन है, जो कोक बनता है, क्योंकि इसी कोक को यूज़ करते हैं हम दोस्तों एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जहाँ पे आयरन ओर से आयरन को प्रोड्यूस करने में इसी कोक का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो कोल टाइप है कोकिंग कोल, किस प्रकार का कोल टाइप है? बिटुमिनस एक स्पेशल कोल ग्रेड माना जाता है, उस ग्रेड में आता है। थर्मल कोल में बहुत सारे ग्रेड्स वगैरह आ सकते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं होती जितनी बढ़िया क्वालिटी का कोकिंग कोल होता है। कोकिंग कोल भारत ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं करता। दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर अगर कोकिंग कोल के देखेंगे तो उसमें हमारा सबसे पहले चाइना है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और कनाडा है। ये 5 कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा कोकिंग कोल को प्रोड्यूस करती हैं,
ठीक है। उसके अलावा कुछ एस्टिमेटेड रिसोर्सेज की बात करेंगे तो भारत में कितना है, भारत में लगभग 37.37 बिलियन टन्स के हिसाब से कोकिंग कोल प्रेजेंट है। और भारत में सबसे ज़्यादा कोकिंग कोल हमारे झारखंड में ही मिलता है। झारखंड में स्पेशली झरिया कोलफील्ड, इसलिए समझा रहा हूँ, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। झारखंड के अलावा आसपास के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी आपको कोकिंग कोल मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में। इसीलिए बोला जा रहा है कि वर्ल्ड के जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो आपके सामने चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जैसे लीडिंग प्रोड्यूसर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। कोकिंग कोल के बारे में सारी बेसिक फैक्ट्स कवर हो गए, इसका इंपॉर्टेंस हम लोगों ने समझा, कौन सी इंडस्ट्री में ये यूज़फुल हो सकता है। तो ये फैक्ट्स को कभी भी आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स। ठीक है, ये रहे छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर रिवाइज करने के लिए कि भारत में कोकिंग कोल कहाँ पे कितना और किस किस जगह पे कितना मिलता है। चलिए अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल इंटरेस्टिंग है, जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट स्कीम के साथ में लिंक करेंगे। ये भी पीआईबी का ही टॉपिक है। मेजरली मैंने आज बहुत सारे पीआईबी के टॉपिक लिए हैं। हम पीएम अजय के बारे में बात करेंगे, रिसेंटली चर्चाओं में था, स्किप भी हो गया था, कोई बात नहीं, कवर करेंगे। पीएम अजय एक योजना है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो ये योजना का मेन पर्पस क्या है मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि इस योजना में 3 अलग अलग स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया है। तो एक्चुअली में होता यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने हाल ही में पीएम अजय पोर्टल को लॉन्च किया है और एक अजय मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का और इस पोर्टल का मेन पर्पस यहाँ पर यह है कि देश के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स रही हैं, उन स्कीम्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए आपस में एक ही प्लेटफॉर्म में मर्ज करके। तो पीएम अजय की जब भी बात होती है मेरे दोस्त, तो याद रखेगा पीएम अजय का फुल फॉर्म हमने समझा, एक कॉम्प्रहेंसिव स्कीम है जिसको 2021-22 में लॉन्च किया गया था। पीएम अजय का मेन पर्पस है सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। यही पूछा जाएगा, पूछ लेगा पीएम अजय स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट करना, समाज में उनका उत्थान करना, उनको भी सभी के बराबर लेकर आना, ये मेन पर्पस है। अब कैसे होगा ये सब काम? गरीबी को कम करने से, एजुकेशन में एडवांसमेंट लेकर आने से, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से, रोज़गार प्रोवाइड करवाने से, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में काम करने से। तो ये सब के ऊपर में फोकस करता है हमारा पीएम अजय, याद रखिए। अब पीएम अजय स्कीम का ओरिजिन कैसे होता है, ये स्कीम आती कैसे है? पहली बात तो समझिएगा, स्कीम्स जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली सेक्टर जो स्कीम होती है उसमें सारा का सारा पैसा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार खर्च कर रही होती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्पॉन्सर्ड है तो याद रखिएगा यहाँ पर केंद्र सरकार एंड राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा खर्च कर रहे होते हैं। तो पीएम अजय की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको बनाया गया था 3 अलग अलग स्कीम्स को आपस में मर्ज करके। इसमें पहली स्कीम थी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, दूसरी स्कीम थी स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान और तीसरी है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। 3 इंपॉर्टेंट योजनाज हैं, SCA, PMAGY, PJRCY। थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है यहाँ से, क्योंकि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का मेन पर्पस क्या था? इस योजना का मेन पर्पस था कि शेड्यूल कास्ट मेजोरिटी वाले जो गांव हैं स्पेशली उनका डेवलपमेंट करना, उनको मॉडल विलेज में कन्वर्ट करना। ऐसे ही दोस्तों स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट वाली स्कीम का मेन पर्पस था फाइनेंशियली सपोर्ट करना शेड्यूल कास्ट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। बाबू जगजीवन राम वाली योजना का फोकस है, मेन पर्पस है हॉस्टल्स को बनाना स्पेशली शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए, ये मेन पर्पस है। अब तीनों को जोड़ दिया गया, तीनों को जोड़कर एक ही स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया, नाम दे दिया गया पीएम अजय स्कीम। ठीक है, पीएम अजय के बारे में अब आपको समझ में आया। ये तीनों स्कीम्स आपस में मर्ज कर दी गई हैं पीएम अजय में, जिसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, शेड्यूल कास्ट का अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं। और ये अपलिफ्टमेंट कैसे होगा? जो फीचर्स इन तीनों स्कीम में सेपरेटली दिए गए हैं वो सारे फीचर्स यहाँ पे भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि भाई कौन कौन से विलेज हैं, शेड्यूल कास्ट वाले विलेज को ग्रो करने की बात की जा रही है। तो वो एलिजिबल विलेज कौन कौन से होंगे जहाँ पर इस स्कीम के सभी फायदे प्रोवाइड करवाए जाएंगे? तो स्पेशली वो गाँव जहाँ पर 50% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, वो गांव जहाँ पे 50% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की आबादी है, वो एलिजिबल विलेज है। वहाँ पर सभी प्रकार के ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट पीपल।
आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। पीएम अजय स्कीम के भी कुछ कंपोनेंट्स है, क्योंकि 3 स्कीम को मर्ज करके पीएम अजय बनाया गया। अब पीएम अजय में पहला काम है आदर्श ग्राम डेवलपमेंट, एक मॉडल विलेज बनाना शेड्यूल कास्ट के लिए। दूसरा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाना। तीसरा फाइनेंशियल असिस्टेंस, वही सेम चीज़ है जो इन तीनों सेपरेटली स्कीम्स के अंदर मेंशन किया गया था। वो 3 चीज़ें अब एक साथ यहाँ पर ये कवर करने की कोशिश कर रहा है, किसके अंदर में, पीएम अजय के अंदर में। ठीक है, आप कुछ भी रिवाइज करना है तो आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स कि भाई पीएम अजय की फुल फॉर्म क्या है, लॉन्च किया गया है, मेन टारगेट, नोडल मिनिस्ट्री एंड बाकी सारा सेक्शन, सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं बहुत ईजिली। चलिए, अगली खबर है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेशनल स्पोर्ट बोर्ड्स एंड नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल को यहाँ पर रिसेंटली बनाया गया है गवर्नमेंट के माध्यम से, ताकि स्पोर्ट्स से संबंधित कई बार मल्टीपल डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाद होते हैं, तो उस विवाद को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक ट्राइब्यूनल क्या होता है, कोर्ट जैसा ही होता है, कोर्ट वाली पावर्स होती हैं। तो हमने इस मैटर को स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के मैटर्स को डील करने के लिए ट्राइब्यूनल बना लिया है, जो बहुत जल्दी जल्दी करके क्या करेगा, स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी विवाद हैं उनको डील करेगा। तो मामला क्या है, आइए एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले सुनिए दोस्तों, सरकार ने अभी हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल 2026 एंड नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस ट्राइब्यूनल रूल्स 2026, तो एक तो बोर्ड बनाने की बात हो रही है और एक ट्राइब्यूनल बनाने की बात हो रही है। इन दोनों ही नए नियमों को सरकार ने नोटिफाई किया है हमारे एक बड़े से एक्ट के अंदर में, और वो एक्ट है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। तो भाई इस 2025 के एक्ट के अंदर में ये दो अलग अलग, एक बोर्ड और एक ट्राइब्यूनल बनाने की बात हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट संस्थान बनाई जाएंगी, एक होगा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और दूसरा होगा नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल। अब जब नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की बात आती है तो याद रखिएगा ये बॉडी वो है जिसका मेन काम है देश के अंदर में स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, है ना। उसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में हर एक प्रकार के नए नियमों को सेट करना। अब मतलब एक अहम बॉडी है जो पूरे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को संभालने वाली है देश में। तो ये जो स्पोर्ट्स बोर्ड है इसमें सबसे पहले याद रखिएगा होंगे दोस्तों यहाँ पर एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स, एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स, यानी टोटल आपको 3 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे किसके अंदर में, इस पर्टिकुलर नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर में। और ये तीनों के तीनों जो मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट कौन करेगी, हमारी केंद्र सरकार। अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से होने वाला है। एक कमेटी रिकमेंड करेगी, फाइनल यहाँ पर केंद्र सरकार अपॉइंट कर लेगी इन तीनों व्यक्तियों को। अब जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होंगे इस बोर्ड के अंदर में काम करने के लिए, उनका टेन्योर कितना होगा, वो 3 साल तक अपना सर्व कर सकते हैं, या 65 साल की उम्र तक जब तक ना पहुँच जाए तब तक सर्व कर सकते हैं, यानी दोनों में से जो भी पूरा हो जाए। भाई आज अपॉइंट करे गए, 3 साल कंप्लीट हो गए तो टेन्योर खत्म हो गया, या 65 साल की एज पहले आ गई तब टेन्योर खत्म हो गया, जो भी पहले होगा उसके हिसाब से यहाँ पर उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। फिर बात आती है इस नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का करेंगे क्या। ये नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ जो हैं आज देश के अंदर में उनको एक पहचान देने का काम करेगा, गवर्नेंस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, एथिकल स्टैंडर्ड, उन सब के ऊपर में निगरानी बनाएगा, मेंटेनेंस का काम करेगा। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को सुधारने का काम है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का। अब स्पोर्ट्स से संबंधित कई बार डिस्प्यूट्स होते हैं, अलग अलग विवाद होते हैं अलग अलग खेल से संबंधित, तो उन विवादों को रिजॉल्व करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल बनाने की भी बात की गई है। मैंने जैसे आपको बताया पहले कि जो ट्राइब्यूनल है वो क्या होता है, एक कोर्ट की तरह बॉडी होती है, ये भी एक एजुकेटरी बॉडी है जो स्पेशली कुछ अलग अलग मुद्दों को देख सकती है, अपना डिसीजन सुना सकती है, और जो स्पोर्ट्स रिलेटेड विवाद हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में उसको डील कर सकती है ये ट्राइब्यूनल। इस ट्राइब्यूनल का मेन पर्पस है कि जितने भी पुराने ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स हैं उन सिविल कोर्ट्स के ऊपर में निर्भरता कम करना, क्योंकि पहले से ही इन कोर्ट्स के ऊपर में पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट जाएंगे तो और भी समय लग जाएगा। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो ट्राइब्यूनल है ये इंडिपेंडेंटली काम करेगा, इंडिपेंडेंटली जस्टिस देगा, बहुत तेज़ी से एक न्याय दे सकता है और तुरंत यहाँ पर किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर में टोटल 3 मेंबर्स हैं, एक होंगे चेयरपर्सन और 2 होंगे इसके मेंबर्स, और इनका जो टेन्योर होगा वो होगा मैक्सिमम 3 ईयर्स एंड 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज़ अर्लियर, जो भी पहले कंप्लीट होगा।
ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल की जब बात आती है तो ट्राइब्यूनल में भी एक चेयरपर्सन है और 2 मेंबर्स है, तो याद रखना आसान हो गया। और यहाँ पर भी इन मेंबर्स को अगेन केंद्र सरकार अपॉइंट कर रही है। एंड अब आती है बात यहाँ पर कि ये चेयरपर्सन होगा कौन, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्राइब्यूनल की बात हो रही है, एक कोर्ट जैसे पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। समझ रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों जैसे हमने देखा कि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड में 3 साल का टेन्योर था, वैसे ही यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट ट्राइब्यूनल में 3 साल का टेन्योर नहीं है, यहाँ पर 5 साल का टेन्योर दिया गया है। या तो 5 साल तक सर्व करेंगे या 75 साल तक की एज तक, जो भी पहले पूरा कंप्लीट हो जाए। अब इस ट्राइब्यूनल के पास क्या पावर रहने वाली है? सिविल कोर्ट्स की पावर रहने वाली है। ये ट्राइब्यूनल अलग अलग स्पोर्ट्स से संबंधित जो विवाद है उनकी सुनवाई कर सकेगा, अलग अलग पार्टीज़ को समन कर सकता है, बुला सकता है, एविडेंसेस को एग्जामिन कर सकता है ना, कुछ और बाइंडिंग ऑर्डर्स पास करने हो तो वो सारा का सारा काम कर सकता है ये पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल। ये बात हो गई ट्राइब्यूनल के बारे में। तो आई होप आपको यहाँ पर भी एक बढ़िया क्लैरिटी मिल चुकी है। अब देखो एक छोटा सा डिफरेंस बना कर दिया गया, इसको चेक कर लेना, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल के बारे में। ये बोर्ड रेगुलेटरी बॉडी है, ट्राइब्यूनल एजुकेटरी बॉडी है जो लॉज वगैरह बनाने का काम करेगी। स्पोर्ट्स बोर्ड रिकग्निशन और गवर्नेंस के लिए है, ट्राइब्यूनल विवाद को निपटाने के लिए। मेंबर्स की बात करेंगे तो एक चेयरपर्सन 2 मेंबर्स, अगेन एक चेयरपर्सन 2 मेंबर्स, लेकिन टेन्योर अलग है। इसमें 3 साल और 65 साल तक की एज, और इसमें 5 साल और 75 साल तक की एज। ठीक है। मेंबर्स का टेन्योर बिल्कुल सेम है, बट मेंबर्स का टेन्योर स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल में कम हो जाता है। ये चेयरपर्सन का टेन्योर है। मेंबर का टेन्योर देखोगे तो 67 तक की एज यहाँ पर मैक्सिमम एज इसमें कवर की गई है। तो ये बात हो गई। कभी भी रिवाइज करना हो तो आप बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट रिविजन पॉइंटर्स। चलिए अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। फटाफट यहाँ पर ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो भी ये प्रश्न है ये सब हमने जो कंटेंट डिस्कस किया है उसी के आधार पे हैं, जो बेसिकली आपको प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, विद रेफरेंस टू पाइराइट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पाइराइट को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, पाइराइट केमिकली कंपोज है ऑफ आयरन डाइसल्फाइड। पाइराइट में आयरन डाइसल्फाइड मिलता है। दूसरा, जो पाइराइट है इसको हम कई बार फूल्स गोल्ड कहते हैं। तीसरा, जो पाइराइट है ये कई बार फॉर्म होता है हाईली ऑक्सीजन रिच सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट में, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है वहाँ पे पाइराइट फॉर्म होता है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अबाउट कोकिंग कोल। कोकिंग कोल को लेकर आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, कोकिंग कोल को हम मेटलर्जिकल कोल भी कहते हैं। कोकिंग कोल में जनरली हायर कार्बन कंटेंट होता है देन दी थर्मल कोल। कोकिंग कोल प्राइमरीली यूज़ किया जाता है बिजली बनाने के लिए। कोकिंग कोल का जो प्रोडक्शन होता है ये जो कोक जो बनता है, प्रोड्यूस होता है, वो कोकिंग कोल से ही बनता है, जो बेसिकली एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है ब्लास्ट फर्नेंस में। तो बताएं चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 and 4 ओनली, बी 1, 2 and 4 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, या फिर डी चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। अगला आर्टिकल है अबाउट पीएम अजय स्कीम। पीएम अजय स्कीम को लेकर अगेन 4 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला, पीएम अजय को लॉन्च किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। दूसरा, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू। तीसरा, इस स्कीम को बनाया गया है बाय मर्जिंग 4 स्कीम्स, 4 स्कीम को मिलाकर तब ये बनाया गया है पीएम अजय। चौथा, कोई भी विलेज जहाँ पर एटलीस्ट कम से कम 50% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए पैसा दिया जाता है इस स्कीम के अंदर में। तो बताएं चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 and 4 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 2, 3 and 4 ओनली, या फिर डी चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड को लेकर अगेन 3 स्टेटमेंट है, बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो बोर्ड है ये एक रिकग्निशन, एक पहचान देता है नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ को। दूसरा, ये जो पर्टिकुलर बोर्ड है या जो एडजुडिकेटरी बॉडी की तरह काम करता है स्पोर्ट्स के मामलों को निपटाने के लिए। तीसरा, जो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं उनके पास में लगभग यहाँ पर आप कह सकते हैं, मतलब चेयरपर्सन और मेंबर जो होता है इस बोर्ड का वो 3 साल तक सर्व कर सकता है, या जब तक 65 साल तक की पूरी एज ना हो जाए, ठीक है, तब तक सर्व कर सकता है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए अब फटाफट यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके आंसर कहाँ पर मिलेंगे आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, दीपा यादव एजुकेशन PDF। 83,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। PDFs में चेक कर लेना, सारे PDFs में यहाँ पे आंसर्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, चलिए मिलता है आप लोगों से कल फिर से मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।